ओशन करंट्स में आ जाएंगे। ओशन करंट जब हम बात करते हैं तो उसका मतलब होता है महासागरीय जलधारा। महासागरीय जलधारा, हाँ, महासागरीय जलधारा का मतलब है इसमें कि ओशन में चलने वाली जो जलधारा हैं उनको हमें समझना होगा। इसके लिए मैंने थोड़ा सा एक इमेज लिया है इसमें, हालांकि इमेज आपको अपने एटलस में लाना था। 2-3 इमेज का मैंने सपोर्ट लिया इसमें। आप अगर इस इमेज को देख पाएँ तो इसमें कुछ आपको खास नज़र आ रहा है कि इसमें 2 कलर की लाइनें हैं इसमें, एक रेड लाइन और एक ब्लू लाइन। ब्लू लाइन का मतलब होता है कोल्ड और रेड लाइन का मतलब होता है हॉट। तो ओशन करंट को समझने के लिए सबसे पहले रीज़न क्या होता है उसको समझ लेते हैं। धरती के ऊपर जो है ओशन का जो रेंज है अप्रॉक्सीमेटली 70% है। 71% को छोड़ के 70% मान लेते हैं। 70% का जो रेंज है इसमें, इसके ऊपर कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे कि वो ओशन को करंट के रूप में प्रोड्यूस करते हैं। करंट के साथ साथ हम नॉर्मली करंट तो कह देते हैं, लेकिन टेक्निकली ज्योग्राफिकली करंट को अलग अलग 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से भाग है ये? महासागर में चलने वाली जो पानी की धारा है उसको 3 नामों से जानते हैं। सबसे पहले हम कहते हैं ड्रिफ्ट, ओशन का ड्रिफ्ट। दूसरा कहते हैं इसमें करंट और तीसरा कहते हैं स्ट्रीम। तो टेक्निकली जो है महासागर में चलने वाली पानी की जो जलधारा है उसको 3 नामों से जाना जाता है, ड्रिफ्ट, करंट और स्ट्रीम। तो जाहिर सा बात है इनमें क्या डिफरेंस है। ड्रिफ्ट का मतलब होता है पानी के ऊपर अगर हवा चल रही है तो हवा से वो पानी का मूवमेंट होना, उसको ड्रिफ्ट कहा जाता है। नॉर्मली ये 2 से 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है। अब हम बात कर रहे हैं स्ट्रीम की, करंट की बात करते हैं। तो करंट का रेंज जो होता है वो बड़ा रहता है। मैप में ही देख लेते हैं इसमें ज़रा। करंट में एक करंट ले लेते हैं इसमें, इक्वेटोरियल, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, इसको हम जैसे देख लेते हैं। तो करंट का रेंज ज़्यादा होता है, बहुत बड़े क्षेत्र में चलता है इसमें, और बड़े क्षेत्र में चलने के साथ साथ इसकी स्पीड भी ज़्यादा रहती है। और हम लास्टली बात करेंगे इसमें करंट के बाद स्ट्रीम की, जैसे कि गल्फ स्ट्रीम। तो गल्फ स्ट्रीम महासागर के जल में चलने वाली सबसे तेज़ गति की जलधारा, जिसमें कि हमारा गल्फ स्ट्रीम आ रहा है। तो 3 तरीके से हमने ओशन के वाटर के मूवमेंट्स को पढ़ा। दोबारा एक बार दोहराएंगे, कौन सा नंबर 1 है? स्ट्रीम। सबसे पहले ड्रिफ्ट है। ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है? हवा से चलने वाला जो मूवमेंट। दूसरा क्या है? करंट, जो कि बहुत बड़े क्षेत्र में चलता है इसमें। और स्ट्रीम का मतलब क्या है? जो बहुत तेज़ी से चलता है। तो 3 नामों से इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, और 3 नामों से डिफ्रेंशिएट करने के बाद आपके एग्ज़ाम के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, हमें एग्ज़ाम को समझ कर ही अपने आप को पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने पढ़ा और उसके साथ हमें एग्ज़ाम का क्वेश्चन बने नहीं। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन आते कैसे हैं, ताकि उसके डेप्थ को आप समझ पाएँ। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द ओशन इज़ करेक्टली मैच? कौन सा करेक्टली मैच्ड है? लेब्राडोर वार्म है, कुरेशियो कोल्ड है, बेंगुएला कोल्ड है, ब्राज़ील करंट कोल्ड। ऐसा करके क्वेश्चन हो सकता है आपका। दूसरा क्वेश्चन को देख लें, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग गल्फ स्ट्रीम। तो गल्फ स्ट्रीम से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट है? ये वार्म है, इसमें नॉर्थ अटलांटिक में बहता है इसमें, और माइल्ड क्लाइमेट ऑफ द पार्ट ऑफ द वेस्टर्न यूरोप थ्रू इट्स कंट्रीब्यूशन टू द नॉर्थ अटलांटिक, और ऐसे करके। ये आप देखेंगे बड़ा टाइम कंज्यूम करने वाला क्वेश्चन होता है, और ये टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन जो होता है वो इतना आसान नहीं होता है। इसमें कंसेप्ट बड़ा क्लियर होना चाहिए। आगे हम इसको पढ़ने का, समझने का प्रयास करें। दूसरा देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कोल्ड ओशन करंट, यानी कि ठंडा नहीं है। तो ऐसे करके आपको क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में। आपको इससे क्वेश्चन जो है सिंपल भी आते हैं और कॉम्प्लिकेटेड भी आते हैं। विच द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन पेयर ओनली वार्म करंट, इसमें वार्म का ही सिर्फ पेयर है वो बताइए। तो वार्म वाला यानी कि गर्म वाली धारा कौन सी है वो बताइए। पूरे क्वेश्चन के चैनल को देखने के बाद हमारे दिमाग में एक बात तो आ गई इसमें कि ओशन के करंट्स को अगर देखा जाए तो ये मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। एक का नाम है हॉट करंट, दूसरे का नाम है कोल्ड करंट। तो हॉट और कोल्ड करंट के हिसाब से अगर डिवाइडेड है तो हमारे पास एक कंसेप्ट तो होना चाहिए जिससे कि हम हॉट और कोल्ड को समझ पाएँ। तो यहाँ पर हम धरती को ले लेते हैं, और धरती के बाद ये 0 डिग्री ले लेते हैं, और 0 डिग्री के ऊपर ये क्या है आपका? हम बोलते रहना, नहीं तो पता चले कि आपका दिमागी से ख़त्म हो गया इसमें। 0 डिग्री के बाद ये नॉर्थ पोल हुआ, और ये हुआ साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब करंट कैसे चलता है उसको हम समझने का प्रयास करें, है ना। करंट इतनी आसानी से समझ में आने वाला कंसेप्ट नहीं है। सबसे पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा कि करंट चलता कैसे है, यानी ओशन में धाराएं कैसे चलती हैं। अभी हम लोग जितने भी द्वीप हैं, कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, उसको इग्नोर करें। हम मान के चलेंगे पूरी धरती एक हमारी महासागर है, तभी हमें धारा समझ में आएगी, ठीक है। तो अब हम ये मान के चलते हैं कि धरती पर जो है एक ऐसे लाइन खींच लें और यहाँ से सन को बना दें। तो सन को बनाने के बाद एक लाइन यहाँ पर आ गई और एक लाइन यहाँ पर आ गई। इसको थोड़ा अंदर कर देंगे।
तो कौन सी लाइन बड़ी है इसमें, ए है बड़ी कि बी बड़ी है? तो जाहिर सा बात है ए ज़्यादा लंबी है, यानी कि सन रेज़ को पहुंचने में ज़्यादा टाइम लगेगा और इसको कम टाइम लगेगा। तो धरती का कौन सा भाग सूरज के सबसे पास रहता है? 0 रहता है। तो पास रहने से धरती पर सबसे ज़्यादा गर्मी भी तो वहीं पर होगी, और गर्मी रहेगी तो इस क्षेत्र में जो महासागर की जो धाराएं हैं या महासागर का जो वेव्स बनता है वो हॉट बनता है। तो वार्म करंट की उत्पत्ति का सबसे बड़ा कारण क्या है कि इक्वेटोरियल रीजन पर रहना। क्लियर है हम लोग? yes, और यहाँ पर क्लियर होने से हमें एक बात का और ध्यान रखना है कि अब जो है थोड़ा सा कंसेप्ट में चले जाते हैं, कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। तो रेड का मतलब क्या है? हॉट। तो धरती पर जब कोई एरो जो है 0 डिग्री से ऊपर की ओर या 0 डिग्री से नीचे की ओर जाती है तो उसको वार्म करंट माना जाता है। लेकिन अब यही कंडीशन को हम बदल देते हैं। अगर पोल से कोई करंट का डायरेक्शन ऐसे आ रहा है तो ये डायरेक्शन जो होता है वो कोल्ड करंट का होता है। रीज़न क्या है इसमें? क्योंकि पोल्स ठंडे रहते हैं, और ठंडा होने से क्या हुआ, यहाँ पर बर्फ़ के पिघलने से जो वाटर ओशन में गिर रहा है ना, तो ओशन में गिरने से ठंडा पानी मिल रहा है। तो ठंडा पानी मिलने से इसकी धारा उल्ट इस तरफ चल रही है, तो ये ठंडा। लेकिन 0 डिग्री के पास जो है सन की गर्मी ज़्यादा होने से यहाँ का समुद्र है गर्म हो गया, और गर्म जब ओशन का करंट होगा तो इसको हम रेड की तरफ से वार्म करंट के रूप में जाने। सबसे बेसिक कंसेप्ट यही है जिससे कि हम लोगों को समझ में आ जाए। तो वार्म और कोल्ड करंट को अगर समझ गए, क्या समझ गए हैं क्या? कोल्ड करंट कहाँ से निकलता है? पोल से निकलता है। वार्म करंट कहाँ से निकलता है? ये तो पता होना चाहिए। ये नहीं पता होगा फिर तो कंसेप्ट ही नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये धरती के इस कंसेप्ट को हमें समझ लेना। अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन ये आ रहा है इसमें कि भाई ऐसा है कि धरती पर जो है ये लोग बहते ही क्यों हैं? ये चुपचाप एक ही जगह पर क्यों नहीं रहते हैं, है ना? सब भी बैठे रहो आराम से। ओशन का करंट जो है चलता ही क्यों है, बैठे चुपचाप क्यों नहीं बैठा रहता? तो इसके लिए हमारे पास धरती के लिए कुछ कंसेप्ट है जिसको हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हमें बात करना होगा इसमें डेंसिटी के बारे में, दूसरा बात करना होगा रोटेशन के बारे में। डेंसिटी और रोटेशन में एक और चीज़ आ जाता है जिसको एग्ज़ाम का सबसे हाई रेंज वाला क्वेश्चन बनता है, जिसको कॉरियोलिस फोर्स के नाम से जानते हैं। अब हम एक काम करते हैं, इसको एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। कैसे समझने का प्रयास करते हैं? जैसे कि अगर एक काम करते हैं, एक गिलास में हमने पानी डाला, 2 गिलास में पानी डाला, और 1 गिलास में हमने नमक को ऐड कर दिया। तो नमक को ऐड करने पर इसका डेंसिटी प्लस हुआ कि माइनस हुआ? और इसका डेंसिटी, क्योंकि इसमें ये खाली पानी है तो जाहिर सा बात है ये खाली पानी का डेंसिटी कम होगा, और इसमें हमने कुछ डाल दिया है तो मिक्सअप होने से इसकी डेंसिटी बढ़ गई। तो डेंसिटी बढ़ गई तो जाहिर सा बात है ये डेंसिटी जो बढ़ती है तो भारी हो गया। तो भारी पानी समुद्र के नीचे और हल्का पानी समुद्र के ऊपर। ये चीज़ें जो है धरती के ऊपर हर समय चेंज होता रहता है। कैसे चेंज होता रहता है? ध्यान से सुनेंगे। धरती के इस भाग में 0 डिग्री पर इवैपोरेशन ज़्यादा होता है गर्मी के कारण, और गर्मी के कारण इवैपोरेशन होता है तो हर दिन यहाँ पर बारिश होती है ना? तेज़ गरज के साथ बारिश देखा था ना, कल रात को हुआ था, लाइट भी कट गया था इसमें। तो बारिश जब होती है इसमें तो सोचिए कि एक बार अच्छी बारिश हो जाए तो पूरा पटना डूब जाए। अब सोचिए कि इसमें इक्वेटोरियल रीजन पर जो है एक साथ तेज़ बारिश हो जाए तो कितना सारा पानी यहाँ पर मिल जाए। तो बारिश का पानी डेंसियस होता है कि लेस डेंसियस होता है? उसमें सॉल्ट नहीं होता है तो लेस डेंसियस होगा। तो जाहिर सा बात है कि ओशन के वाटर में अगर बिना नमक का पानी मिलेगा तो मिलने के बाद उसकी डेंसिटी बढ़ाएगा कि घटाएगा? ऑब्वियसली घटा देगा ना। तो यहाँ पर घटा हुआ पानी जो है आ गया, क्योंकि उसमें बारिश का पानी हर दिन बरसेगा। इवैपोरेशन होने के बाद हर दिन यहाँ पर जो है कन्वेंशनल रेनफॉल होता है, ये हमने पहले के टॉपिक में पढ़ा था। और यहाँ पर बारिश से हर दिन यहाँ पर फ्रेश वाटर मिलने से इसकी डेंसिटी कम होगी, जबकि इसको छोड़ के बाकी जगहों की डेंसिटी क्या है? प्लस में है, और ये माइनस में है, यानी कि डेंसिटी कम है। तो कम वाली डेंसिटी कैसे रहेगी? हल्की ऊपर रहेगी। और भारी डेंसिटी कैसे रहेगी? तो जाहिर सा बात है कि जब भारी डेंसिटी नीचे रहेगी तो ये कैसे अंतर दिख रहा होगा, ज़रा देखिए। भारी दबी हुई है और ये हल्की ऊपर है। तो हल्की ऊपर है इसमें, तो ये हल्का जो है पानी इसको फ्लो करने के लिए यहाँ पर बहेगा। एक एग्ज़ाम का क्वेश्चन पूछता हूँ जिससे कि आपके दिमाग में कुछ इमेज बन जाए। अगर कोई नदी में नाव जा रही है, किसमें? नदी में नाव जा रही है, और वो ओशन में चले जाए
नदी जहाँ ओशन पे मिलता है, अगर वो वहाँ पे चली जाए तो नाव में क्या चेंज दिखेगा? तुम लोग डायग्राम ही बना देते हैं, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है इसमें? लीजिए ओशन, यहाँ पर एक नाव जा रही है, यहाँ पर गई और यहाँ पर आ गई है, तो ये दोनों में क्या अंतर होगा बताइए? देखिए साइंस आपको पसंद आना चाहिए, है ना। समझने के लिए आपके पास कैपेसिटी आपकी होनी चाहिए। हमारे पास बड़ी समस्या रहती है, पता है आपको। हम अगर एग्ज़ाम का एग्जाम्पल भी बताते हैं और कोई कहे कि नहीं हमें एग्जाम्पल नहीं समझ में आता, तो हम क्या करें फिर? बताइए, हमें समझ में नहीं आता, हम ना बताएं फिर? हमें तो बताना पड़ेगा ना, ये एग्ज़ाम का क्वेश्चन है। अच्छा बताइए, ऐसा क्वेश्चन आपने 10th के लेवल में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? ये तो आपकी पढ़ाई का भाग है, इसमें ये पढ़ लिया गया वाला भाग है, आने वाला कुछ भी नहीं बताया, ये सिर्फ वही लेवल का क्वेश्चन है। अब मैं आपको इसके पीछे का साइंस बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पहले नहीं पढ़े तो वो गलती हम नहीं थोड़ा करेंगे इसमें। तो एक काम करते हैं, नदी के पानी में नमक होता है क्या? नहीं होता, मीठा पानी होता है। समुद्र के पानी में तो डेंसिटी ज़्यादा हो गई, तो जाहिर सी बात है जब समुद्र का पानी में डेंसिटी ज़्यादा यानी प्लस है और ये माइनस है, समझ रहे हैं? इसमें ध्यान से समझेंगे तभी घुसेगा, इसमें नहीं समझ में आएगा नहीं तो अभी तक जो गलती किया फिर से रिपीट करेगा। अब इसके पीछे हमारे पास जो विज्ञान का नियम लगता है उसको हम कहते हैं आर्किमिड्स प्रिंसिपल। क्या कहते हैं? आर्किमिड्स प्रिंसिपल। आर्किमिड्स प्रिंसिपल क्या कहता है? किसी चीज़ का जो भार होगा, अगर उसको तैरना है तो अपनी भार के वजन के बराबर का चीज़ बाहर उसको फेंकना होगा, ठीक है। तो एक मेरे को बात बताइए, अगर नदी में इस नाव को तैरना है इसमें, तो नदी का पानी तो हल्का है, तो जाहिर सी बात है इसका 100 ग्राम अगर वजन होगा नाव का, तो इसको कितना पानी फेंकना होगा? 100 ग्राम ही फेंकना होगा ना, 100 किलो, 100 ग्राम नहीं हो सकता, 100 kg कहेंगे, 100 kg फेंकना होगा पानी। यानी कि नाव जब डूबेगा इसमें तो 100 kg का पानी बाहर निकाल कर ही वो डूब सकता है, मतलब तैर सकता है। यानी कि इस नाव का जो है इतना भाग डूबेगा जिससे कि वो 100 kg का पानी निकल जाए, ठीक बात है। तो इस 100 kg पानी निकालने के लिए नाव को कितना डूबना पड़ेगा? मान लेते हैं ये 1 मीटर डूबना पड़ेगा, 1 मीटर। तो नाव 1 मीटर अगर पानी में डूब गया तो कितना पानी निकाल देगा? 100 kg पानी निकाल देगा, ठीक बात है। और आर्किमिड्स प्रिंसिपल क्या कहता है? जितना पानी निकालेगा, जितना वजन के बराबर पानी निकालेगा तो वो तैर पाएगा। क्लियर बात है ना इसमें? इक्वल वॉल्यूम ऑफ या इक्वल अमाउंट ऑफ मास डिस्प्लेस बाय द फ्लोटिंग बॉडी, देन ओनली द फ्लोटिंग बॉडी कैन फ्लोट। ये एक सीधा सिंपल सा प्रिंसिपल है। अब ये तो मीठा पानी था, इसमें नमक नहीं था। अब ये ओशन में चला गया, इसमें ओशन में गया तो ओशन का पानी क्या है? भारी है। क्या घुला है इसमें? सॉल्ट घुला है इसमें। तो सॉल्ट घुला है इसमें, तो ये 100 किलो पानी जो निकाला था इसमें, उसके लिए कितना जाना पड़ा था इसको? 1 मीटर। लेकिन अब ये 100 किलो पानी निकालने के लिए इसको 1 मीटर जाने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ जाएगा अपना 0.5 मीटर ही जाएगा, यानी आधा मीटर ही जाएगा तो उतना पानी निकल जाए। क्यों भाई? कि उतने पानी में नमक भी तो घुला है इसमें। पहले 100 kg पानी निकालने पर सिर्फ पानी ही निकल रहा था, लेकिन अब यहाँ पर पानी के साथ साथ जो नमक घुला है ना, वो भी तो वजन बढ़ा था। तो इसलिए जब नाव नदी पे होती है तो डूबी हुई नज़र आती है और ओशन में जाने के बाद उठी हुई नज़र आती है। तो कोई भी नाव ओशन में कैसी नज़र आएगी? उठी हुई नज़र आएगी। क्यों भाई? आर्किमिड्स प्रिंसिपल ये कहता है कि अब उसके वजन के बराबर को डिस्प्लेस करने के लिए कम पानी फेंकना है, क्योंकि पानी में पहले से ही क्या है? सॉल्ट है। लेकिन जब रिवर में जाएगा तो रिवर का पानी तो मीठा है ना, तो मीठा पानी तो हल्का हो गया, और हल्का पानी को फेंकने के लिए उसको ज़्यादा पानी फेंकना होगा, और ज़्यादा पानी फेंकने के चक्कर में उसको 1 मीटर तक पानी के अंदर जाना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? yes, तो अगर आपसे कोई पूछ ले क्वेश्चन इसमें कि अगर कोई रिवर पे नाव चल रही है और ओशन में चली जाए तो क्या अंतर होगा? नाव ऊपर की तरफ आ जाएगी, और ओशन के पानी में चलने वाला नाव रिवर में चला जाएगा तो क्या होगा? नीचे की तरफ चला जाएगा। कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं? yes. अगर अभी क्लियर नहीं हुआ तो ज़िंदगी भर में नहीं होगा, इसलिए बहुत ध्यान से लेके चलना है इसको। तो ओशन साइंस में हमने देखा है इसमें कि नाव अगर ऊपर और नीचे बैठ रही है इसमें, तो जाहिर सी बात है इसके ऊपर जो पानी है वो भी तो बैठेगा ना। पानी का जो फ्लो है इसमें, जाहिर सी बात है कहीं पर इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, कहीं पर कम है इसमें, तो ज़्यादा वाला जो डेंसिटी होगा वो नीचे बैठ रहा है और कम वाला डेंसिटी ऊपर आ रहा है। जैसे हमने इस फ्लो को देखा, थोड़ा सा मैंने अंतर ज़्यादा कर दिया इसमें, तो ये हल्का पानी ऊपर की तरफ, अब भारी पानी नीचे की तरफ, डेंसिटी चीज़ नीचे बढ़ती है, तो ये पानी का फ्लो ऐसे हो जाएगा। इससे क्या चल रहा है? ओशन का
करंट से। पहला रीज़न क्लियर है। अब एक काम करते हैं, हम ग्रेविटी भी ले लेते हैं। डेंसिटी के साथ एक और चीज़ लिखते हैं, ग्रेविटी। ग्रेविटी मतलब क्या होता है? गुरुत्व। ये भी तुम लोग सस्पिशियस है। ग्रेविटी मतलब धरती पर सबसे ज़्यादा ग्रेविटी कहाँ पर? ठीक बात है ना। धरती पर सबसे ज़्यादा ग्रेविटी आपका पोल्स पर होगा, जिसके कारण यहाँ का पानी जो है हमेशा कहाँ पर भागना चाहेगा? टुवर्ड्स द ग्रेविटी। एक काम करते हैं, पानी को फर्श पे गिराने के बाद फर्श का पानी कहाँ की तरफ भागता है? ढलान की तरफ। और ढलान क्या है? ग्रेविटी तो है, टुवर्ड्स ग्रेविटी जा रहा है। सही बात है कि नहीं इसमें? तो कहने का मतलब ये जहाँ पर ग्रेविटी ज़्यादा है वहाँ की तरफ तो जाएगा पानी। तो ओशन के वाटर के मूव करने का दूसरा रीज़न क्या बन गया हमारा? ग्रेविटी बन गया। तीसरा लिख लेते हैं, रोटेशन। रोटेशन और कॉरियोलिस एक साथ आ जाता है। धरती जब रोटेट करती है, इसमें रोटेट करती है तो धरती के ऊपर जो है बाहर से हवा इससे टकराती है। अब एक काम करते हैं, धरती को हम लोग आधा ज़मीन के अंदर गाड़ के प्रयास करते हैं देखने का। ये धरती ऐसे करके, लेकिन हम इसको ऐसे करके हवा में देख रहे हैं, ऐसे देख। अब यहाँ से हवा टकरा रही है तो यहाँ से हम लोग हवा टकरा रही है ऐसे करके मान के चलते हैं। अब यहाँ से हवा टकराएगी तो क्या होगा इसमें? इसका पानी कहाँ जाएगा? ऐसे करके। अब आप कहेंगे घूम क्यों गया इसमें? सीधे काहे नहीं चला गया नीचे? इसलिए नहीं गया इसमें क्योंकि हवा का प्रेशर जब यहाँ पर चल रहा है इसमें, तो यहाँ पर ये प्रेशर हवा आने में, मान लेते हैं ये 1 घंटे में पहुँचा, तो यहाँ पर आने में ये 2 घंटा पहुँचा। तो जब तक ये हवा यहाँ पर खाली था, वैक्यूम था, तो हवा जो है वैक्यूम की तरफ उड़ेगा। धरती पर इस भाग को भरने के लिए जो हवा का प्रभाव रहता है उसको कॉरियोलिस के नाम से जानते हैं। यानी कि धरती पर जो है जब धरती घूम रही होती है तो इसका पानी जो है धरती के घूमने के साथ ही फ्लो करेगा। एक काम करते हैं, एक एग्जाम्पल लेने का प्रयास करते हैं इसको। अगर मैं एक कपड़ा लूँ और कपड़ा के साथ ऐसे करके तेज़ में भागूँ, मैं तेज़ भागूँ तो मैं तो सॉलिड हूँ। अगर मैंने अपना शर्ट के बटन खोल दिए और फिर तेज़ भागूँ तो मैं जाऊँगा आगे की तरफ, जो मेरा सॉलिड मास है आगे की तरफ जाएगा, जो कि नॉन सॉलिड है कहाँ जाएगा? सही बात है कि नहीं? किसी ने अगर बाल बड़े रखे हैं, लड़कियों ने बाल बड़े रखे हैं, इसमें शैम्पू किया हुआ, तेल लगाने वाला नहीं बाल होना चाहिए, तो लाइट अगर बाल हो आपका, तो अगर आप आगे की तरफ भागे तो बाल पीछे जाएगा। तो अब जो हम देख लेते हैं कि धरती जो है ऐसे करके तेज़ घूम रही है, तो धरती के ऊपर नॉन सॉलिड पार्ट जो है, जिसको हम ओशन वाटर कह सकते हैं, तो धरती अगर ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही है तो धरती के ऊपर जो पानी है वो कहाँ जाएगी? वेस्ट टू ईस्ट जाएगी। यकीन ना हो तो एक थाली में जिसमें पानी दिख जाए आपको, थोड़ा सा भरने के बाद आगे की तरफ थाली को घुमाइए, आप देखेंगे थाली सॉलिड होने के कारण आगे जा रही है, लेकिन उस पर पानी जा रहा है उससे पीछे। और पानी गिरेगा भी तो कहाँ? आगे के पीछे? पीछे गिरेगा। इमेजिन कर पा रहे हैं क्या आप लोग? तो थाली को तो हमने आगे घुमाया, फिर पानी पीछे क्यों गिरा? क्योंकि पानी का मूवमेंट या नॉन सॉलिड का मूवमेंट सॉलिड के मूवमेंट के बराबर नहीं होगा। जैसे कि अगर हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएं तो इसके ऊपर का जो सॉलिड मास, लिक्विड मास है, वो इसके जस्ट ऑपोजिट जाएगा। तो इस तरीके से ऑपोजिट जाने के चक्कर में यहाँ पर कोरियोलिस और रोटेशन को साथ में पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले ऑपोजिट जाएगा, ये तो बात सही है, लेकिन ऑपोजिट जाने के बाद ये घूम जो जाएगा उसको कोरियोलिस कहा जाता है। तो धरती अगर घूम रही है ईस्ट से वेस्ट तो पानी कहाँ जाएगा? और पानी वेस्ट टू ईस्ट जाएगा। ये बिल्कुल सही सिद्धांत है, रोटेशन का सिद्धांत है। लेकिन धरती अगर हमारी प्लेन होती तो ये इस तरह से होता, लेकिन धरती एक कटी हुई है, मतलब ये स्लोप में, तो स्लोप में होने के कारण ये धरती का पानी यहाँ पर गोल घूम जा रहा है, जिसके कारण हमारे पास ओशन का करंट का निर्माण हो रहा है। तो अब हम लोग डिवाइड कर लेते हैं कौन कौन से रीज़न है। डेंसिटी यानी कि घनत्व। ओशन के पानी में नमक कितना रहता है? 35%, लेकिन बारिश होने से क्या हो गया? 35 की जगह कम हो गया, 30% तक पहुंच गया, और 30% वाला डेंसिटी कम हो गया, भारी 35 हो गया। इसमें भारी पानी दबेगा और हल्का पानी ऊपर उठेगा तो ऊपर नीचे का सेक्शन फ्लो को बनाएगा। तो ड्रिफ्ट बनाने का तो बहुत अच्छा रीज़न होगा। रोटेशन से हम लोग को क्या देखा है इसमें? रोटेशन, धरती घूम रही है इसमें, तो इसके पीछे जो वाटर है इसके अगेंस्ट में चल रहा है, तो रोटेशन भी हो गया हमारे पास। ग्रेविटी हो गया, तो क्या हो गया? पोल्स की तरफ जो है ग्रेविटी ज़्यादा होने के कारण पानी वहाँ पर घूम रहा है इसमें। तो हम लोग आज सिर्फ इतने ही चीज़ को कवर करेंगे कि रीज़न ऑफ करंट लिख लेंगे, ज़्यादा नहीं लिखेंगे। हेडिंग बना लेते हैं इसमें, रीज़न ऑफ ओशन करेंट्स लिखते हैं।
Reason of ocean currents. Ocean currents are of three types. Ocean currents are of three types. इसको हिंदी में भी इंग्लिश में भी यही कहते हैं। करंट को सिर्फ धारा कहते हैं, लेकिन धारा में सभी जुड़ जाएगा, इसलिए ये टेक्निकल वर्ड ही है। अच्छा, हिंदी में बताइए कल को क्या कहते हैं? मैंने कहा हिंदी में क्या कहते हैं, तुम लोग उसे अंग्रेजी बन रहा है इसमें। हिंदी में कल को क्या कहते हैं? कल को बीता हुआ कल क्या आने वाला कल? अच्छा, आने वाला कल, तो बीता हुआ कल मतलब क्या? तो एक्चुअली में हिंदी में ये वर्ड डिसाइडेड नहीं है हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में बीता हुआ कल को येस्टरडे और आने वाले कल को टुमारो कहा जाता है। इसीलिए हिंदी में जब पढ़ते हैं तो ड्रिफ्ट और करंट और स्ट्रीम धारा के नाम से जानते हैं, लेकिन इंग्लिश में इनके तीन नाम दे दिए गए। ठीक है, तो आपको इंग्लिश लिखना है इसमें, और ये ना कहेगा कि फिर ये अंग्रेज़ी है। सभी का मतलब क्या हो गया? धारा। और धारा में लिखेंगे तो ये छोटी धारा, बड़ी धारा, विशाल धारा, ऐसे करके होगा। तो ये मेरे ख्याल से ये अच्छा आंसर नहीं है। छोटी धारा, बड़ी धारा, विशाल धारा, ये कोई अच्छा आंसर नहीं है। आंसर एग्ज़ाम का ये है, इसलिए ड्रिफ्ट, करंट और व्हाट इट। अब लिखेंगे इसमें रीज़न ऑफ ओशन करंट। ये तो प्रकार की धारा होगा ना, टाइप्स ऑफ करंट हो गया इसमें। अब लिखेंगे रीज़न ऑफ ओशन करंट्स। रीज़न ऑफ ओशन करंट्स, there are mainly 4 to 5 specific reasons of ocean currents. महासागरों की धारा के 3 से 4 कारण होते हैं। 4 to 5 reasons are for ocean current। 3 से 4 कारण होते हैं। नंबर 1, डिफरेंस इन डेंसिटी, घनत्व का अंतर। डिफरेंस इन डेंसिटी, घनत्व का अंतर। तो घनत्व में जो अंतर आता है वो कारण होगा, तो अंडरलाइन करके लिखेंगे। बिकॉज इंग्लिश वाले इंग्लिश में, हिंदी वाले हिंदी में लिखें। बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन डेंसिटी, घनत्व में अंतर के कारण। बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन डेंसिटी, घनत्व में अंतर के कारण अधिक घनत्व वाला जल, मोर डेंसियस वाटर गोज डाउन। अधिक घनत्व वाला जल नीचे की ओर बैठता है। मोर डेंसियस वाटर गोज डाउन एज कंपेयर टू द लेसर डेंसिटी, तुलनात्मक रूप से कम घनत्व वाले जल से। तुलनात्मक रूप से कम घनत्व वाले जल से, जिसके कारण धारा की उत्पत्ति होती है। अब इसमें ऐसा करके बना लेंगे आप लोग। ये डायग्राम है, ये वाटर का डायग्राम है आपको। तो ये क्या है? ऊपर की तरफ है, तो ऊपर की तरफ क्या है? लेस डेंसिटी। तो लेस डेंसिटी मोर डेंसिटी के अंतर के कारण जो है धाराएं बनती हैं। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, ये डायग्राम बना लेंगे थोड़ा सा धरती का। द ग्रेविटी इज हायर इन द पोलर रीजन, गुरुत्वाकर्षण ध्रुवीय क्षेत्रों पर अधिक होता है। गुरुत्वाकर्षण ध्रुवीय क्षेत्रों पर अधिक होता है। डेंसिटी इज हायर इन द पोलर रीजन, सॉरी ग्रेविटी इज हायर इन द पोलर रीजन। ग्रेविटी इज हायर इन द पोलर रीजन, गुरुत्वाकर्षण ध्रुवीय क्षेत्रों पर अधिक होता है, जिसके कारण फॉर दैट रीजन ओशन वाटर
moves toward ocean water moves toward poles। ये डायग्राम ज़रूर बना लीजिएगा। मूव टुवर्ड्स पोल। नेक्स्ट लिखेंगे रोटेशन ऑफ द अर्थ। रोटेशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का घूर्णन। रोटेशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का घूर्णन। अब इस डायग्राम को बनाएंगे। दो कलर का अगर पेन यूज़ कर सकें तो बहुत अच्छा है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम द वेस्ट टू द ईस्ट। द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम द वेस्ट टू द ईस्ट। द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम द वेस्ट टू द ईस्ट। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, महासागरों का जल इसके विपरीत पूरब से पश्चिम जाता है। अगेंस्ट द रोटेशन ऑफ द अर्थ, अगेंस्ट द रोटेशन ऑफ द अर्थ, ओशन वाटर मूव्स। अगेंस्ट द रोटेशन ऑफ द अर्थ, ओशन वाटर मूव्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूमती है, जबकि महासागरों का जल पूरब से पश्चिम जाता है। द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम द वेस्ट टू द ईस्ट, बट द वाटर गोज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। इसके लिए हमने उदाहरण क्या लिया था आपका, आप बाल खोल के दौड़िए, आप शर्ट के बटन खोल के दौड़िए इसमें, तो आप जिस तरफ जाएंगे उसके अगेंस्ट में आपका सेमी सॉलिड बॉडी जो होगा, जिसमें बाल हो सकता है, शर्ट का खुला हुआ, या रुमाल लेके ऐसे करके आप लेके जाइए तो वो पीछे की तरफ जाएगा। आग को आप लेके चलिए आगे की तरफ तो आग भी पीछे जाएगा, टेल बना लेगा इसमें। पानी को अगर आप थाली में रख के ले जाइए, क्यों ग्लास तो पैक्ड होता है इसलिए शायद नहीं मूवमेंट दिखेगा, लेकिन फिर भी आपको पानी जो है पीछे की तरफ ही गिरेगा, जबकि आप जा रहे हैं आगे की तरफ। तो ऐसे स्थिति में ये वाला सेक्शन जो होगा आपका, ये रोटेशन के कारण फ़र्क पड़ता है। तो ये आपके मेन रीज़न में चले गए इसमें, और मेन रीज़न के साथ एक नोट लिख लेंगे इसमें। निम्नलिखित कारणों से फॉर द अबव डिस्क्राइब्ड रीज़न, निम्नलिखित कारणों से फॉर द अबव डिस्क्राइब्ड रीज़न, करंट इन द ओशन आर फॉर्म्ड। इन कारणों से ओशन के करंट्स बनते हैं। अब हेडिंग बना लेंगे, टाइप्स ऑफ करंट। देयर आर मेनली टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ करंट इन द ओशन। महासागरों में मुख्य रूप से दो प्रकार के धाराओं का, जल धाराओं का निर्माण होता है। देयर आर मेनली टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ करंट्स इन द ओशन। महासागरों में मुख्य रूप से दो प्रकार के धाराओं का निर्माण होता है। नंबर वन, हॉट करंट्स। हॉट करंट को वार्म करंट भी कहते हैं। और नंबर टू, कोल्ड करंट्स। तो वार्म और हॉट दो तरह से करंट्स बनते हैं इसमें, और ये दोनों करंट्स जो हैं आपके एक डिस्टिंग्विश्ड सेक्शंस के डिमांड करते हैं, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे।